चलिए, अब हम यहां पर पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। ठीक है, अब आप देखना जरा ध्यान से, बहुत आसान है। सबसे पहले तो एटॉमिक रेडियाई निकालते कैसे? दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दो। देखो, दो एटम मान लिया, उनके बीच की डिस्टेंस आ गई डी, उसको आधा कर दो तो क्या होगा? एक एटम का रेडियस निकल के आ जाएगा। इसी तरह से निकाल पाएंगे हम लोग, क्योंकि एक एटम, बेसिकली एटम बहुत छोटा होता है जिसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, तो बहुत ही स्पेक्यूलेटेड कैलकुलेशन होती है उसकी। अब जो एटॉमिक रेडियाई होती है जो आप निकालते हो, वो तीन तरह की होती है। पहली होती है कोवेलेंट रेडियाई, दूसरी होती है मेटालिक रेडियाई, तीसरी होती है वेंडरवॉल्स रेडियाई। तो ये तीन तरह की रेडियाई आप लोगों को दिखती है, कोवेलेंट, मेटालिक एंड वेंडरवॉल्स। ठीक है, रेडियाई ये तीन तरह की होती है। अब कोवेलेंट रेडियाई किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स के लिए। मेटालिक रेडियाई किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? मेटालिकली बॉन्डेड एटम्स के लिए। और वेंडरवॉल्स रेडियाई किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? नोबेल गैस के लिए। ठीक है, स्पेशली नोबेल गैसेस के लिए वेंडरवॉल्स रेडियाई कैलकुलेट करते हैं। अब उसका मतलब समझो। आपको पता है कि कोवलेंट रेडियस हम लोग काउंट करते हैं स्पेशली नॉन मेटल्स के लिए, यानी कोवलेंटली बॉन्डेड। आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं? नॉन मेटल। और उसमें आपको यह भी पता है कि उसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। जानते हो कि नहीं जानते हो? आपको पता होगा कि कोवलेंट बॉन्ड बनाने में आप लोग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हो, शेयरिंग करते हो तो ओवरलैपिंग होती है। अब ओवरलैपिंग की वजह से ये एरिया तो कॉमन है दोनों में। अब अगर आप यहां से बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करके डी से 2 से डिवाइड भी कर देते हो तो एक्चुअल रेडियस नहीं आती, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसी को हम लोग कोवलेंट रेडियस बोलते हैं। तो कोवलेंट रेडियस बेसिकली नॉन मेटल्स के लिए कैलकुलेट की जाती है, जहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं और वहां पर ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। समझ में आ गया? अब आते हैं मटैलिक। मटैलिक रेडियाई मटैलिक बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के लिए, जैसे कि अगर अपनो आयरन की बात करो, कॉपर की बात करो, तो वहां पर एटम जो होते हैं एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। वहां पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो आप एटॉमिक रेडियस की। ठीक है, तो वहां पर कुछ नहीं करना, इनके दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस ढूंढो, उसको 2 से डिवाइड कर दो। इसको मेटालिक रेडियाई बोलते हैं। एक होता है वेंडरवॉल रेडियाई। वेंडरवॉल रेडियाई बेसिकली, ये तो गलत दिख रहा है, बेसिकली वेंडरवॉल्स रेडियाई जो होता है ना, मैं आपको समझाऊं, वो स्पेशली हम लोग कैलकुलेट करते हैं नोबेल गैसेस के लिए। किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? नोबेल गैसेस के लिए। अब वेंडरवॉल्स रेडियाई नोबेल गैसेस के लिए कैलकुलेट होती है, और गैसेस एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करती, वो एक दूसरे से डिस्टेंस में रहती हैं। एक मिनिमम डिस्टेंस होती है, यह आपने पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, कि एक हद के बाद वो वापस नहीं आते। एक हद के बाद पास नहीं आते। समझ में आ गया? दो गैस के मॉलिक्यूल एक हद के बाद पास नहीं आते। आ गया समझ में? तो जब वो पास नहीं आते, तो अब अगर आपने इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, तो वो आप थोड़ा ज्यादा कैलकुलेट कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो है बीच का, ये जो एक्स्ट्रा एरिया, वो भी कैलकुलेट हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा रेडियस कौन सी कैलकुलेट होके आती है, तो वो होती है वेंडरवॉल्स रेडियस, जो सबसे ज्यादा कैलकुलेट होके आती है, क्योंकि बीच की डिस्टेंस भी काउंट हो जाती है। मॉडरेट लेवल पे कौन सी कैलकुलेशन होती है? मेटालिक रेडियाई की मॉडरेट लेवल पे कैलकुलेशन होती है। सबसे कम कैलकुलेशन किसकी होती है? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट रेडियाई सबसे कम होती है, क्योंकि वहां पर ओवरलैपिंग होती है। ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है कि किस रेडियाई का डिस्टेंस ज्यादा होता है। मतलब यहां पर एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कहां होती है? कुछ इंच एक्स्ट्रा, वो होती है वेंडरवॉल्स में। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कहां होती है? मेटालिक रेडियाई में। और कोवलेंट रेडियाई में तो कुछ इंच कम कैलकुलेशन होती है, क्योंकि वहां पर ओवरलैपिंग होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सवाल काफी बार पूछा जाता है कि वेंडरवॉल्स रेडियाई सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद मेटालिक रेडियाई, और फिर आती है कोवलेंट रेडियाई। और ये आपको पता होना चाहिए, सवाल बहुत बार पूछा गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, अब जनरल ट्रेंड की बात करते हैं। अब आपको खुद को ही पता है यार, ऊपर से नीचे जाओगे तो शेल बढ़ता है। सिंपल सी बात है, अगर शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी। समझ में आ गया? अगर दाएं से बाएं जाओगे तो यहां पर आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियाई घटती है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। सो ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, दाएं से बाएं जाने पर एटॉमिक रेडियाई घटती है। अब उसके पीछे के लॉजिक क्या दिए जाते हैं? अगर हम लोग ऊपर से नीचे वाले का लॉजिक देखें तो वहां पर शेल बढ़ रहा है। एक तो शेल के इंक्रीज होने की वजह से होता है। अरे ऑब्वियसली यार, जब शेल 1 से 2 में जाएगा, 2 से 3 में जाएगा, तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी। दूसरा, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है।
स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, इस वजह से रिपल्शन ज्यादा होती है, जिससे आपकी रेडियस बढ़ते रहती है। अगर हम लोग बात करें दाएं से बाएं, तो वहां पर बोलोगे इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस क्या करता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और एटॉमिक रेडियाई घटने लगती है। तो ये नॉर्मल लॉजिक्स हैं जो आपको क्लैरिफाई होने चाहिए, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है, एटॉमिक रेडियाई जो है बेसिकली ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होती है और दाएं से बाएं जाने पर घटती है। ये जनरल ट्रेंड है, वहां एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। सबको समझ में आ गया? चलिए एक्सेप्शन की बात भी कर लेते हैं। जब लगे हाथ मैंने बोला कि एक्सेप्शन भी है, तो जनरल ट्रेंड में कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन कहां कहां है जरा देखो, ग्रुप नंबर 13 की बात कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 13 में होना कुछ यूं चाहिए कि पहले आना चाहिए बोरॉन, फिर एलियम, एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्सपेक्टेड तो ये वाला ऑर्डर है कि थैलियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर बोरॉन, लेकिन ऐसा नहीं होता। एल्यूमिनियम और गैलियम की जो एटॉमिक रेडियाई ऑब्जर्व होके आती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर एल्यूमिनियम से गैलियम पर जब आप जाते हो तो यहां पर आपको डी इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं और जिनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होती है, इतनी पुअर होती है कि वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाती और न्यूक्लियस खींच लेता है उसको, है ना। ये पुअर शील्डिंग की वजह से ऐसा होता है। जरा आप देखो नीचे लिखा भी हुआ है, ये पुअर शील्डिंग, 3D जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पुअर शील्डिंग की वजह से ऐसा होता है, अच्छे से शील्ड नहीं हो पाती तो न्यूक्लियस उनको खींच लेता है अपनी तरफ, तो उनका जो साइज होता है वो घट जाता है। तो एल्यूमिनियम और गैलियम का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। वेरी गुड, नोटेड, बहुत अच्छी बात है। आयनिक रेडियाई की बात कर लेते हैं। देखो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जैसा ट्रेंड आपको एटॉमिक रेडियाई में देखने को मिलता है, आयनिक रेडियाई भी वैसी वेरी करती है। लेकिन मैं आपको कंपैरिजन के लिए बता देता हूं, एनायन अगर कोई एनायन बनाया है उसकी रेडियस हमेशा कैटायन से ज्यादा होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो शेल बढ़ेगा। एनायन का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। एनायन कैसे बनाते हो? किसी भी एटम को एक इलेक्ट्रॉन दिलवा दो तो वो एनायन बन जाएगा। अब यहां पर ये एनायन जो बना है बेसिकली वो कैसे बना है? वो बना है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से। अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो तो बेसिकली आप किसी शेल में तो इलेक्ट्रॉन को डालोगे, तो शेल ऐड कर रहे हो, शेल ऐड कर रहे हो तो आपका साइज बढ़ेगा। या फिर आप इसको यूं भी पढ़ सकते हो कि भैया प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से प्रोटॉन जो है उसकी पावर आखिरी इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाती और साइज बढ़ने लगता है। तो एनायन की साइज हमेशा कैटायन से बड़ी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? और बाकी ट्रेंड सिमिलर है। आयनिक रेडियाई भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है और दाएं से बाएं जाने पर घटती है, ठीक है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी सिंपल। अगर मैं बोलूं कि कैटायन का आप लोग बताइए कि यहां पर अगर मैं पहले ग्रुप के कैटायन ले लूं तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? तो सीजियम प्लस की साइज सबसे बड़ी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने पानी में डाल दिया, इन कैटायंस को पानी में डाल दिया, तो लिथियम की साइज क्योंकि सबसे छोटी थी तो इसको पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा घेरते हैं। ज्यादा घेरने की वजह से हाइड्रेशन मतलब सॉल्वेशन में, मतलब पानी के अंदर इसकी साइज सबसे बड़ी काउंट होती है। तो ध्यान से सुनो, अगर गैसियस, ये जो ऊपर ऑर्डर दिया हुआ वो तो गैसियस एट आयंस का है, गैसियस आयन में सीजियम की सबसे बड़ी होती है। लेकिन अगर कोई बोलूं पानी के अंदर बताओ किसकी सबसे बड़ी साइज होती है, तो वो आप लिथियम बोलोगे। याद रखना, लिथियम की साइज सबसे छोटी थी, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल इतना ज्यादा घेर लेते हैं उसको, साइज बड़ी बना देते हैं, उसको मोटा ताजा तंदुरुस्त कर देते हैं। तो यहां पर साइज डिपेंड करती है उसके फेज पर। गैसियस फेज पे तो सीजियम प्लस का नंबर आएगा, लेकिन अगर पानी के अंदर बात कर रहे हो तो लिथियम प्लस का नंबर आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी की। सबसे पहले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूं। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि आप किसी एटम को आयनाइज कर रहे हो। किसी गैसियस एटम को आयनाइज करने का मतलब हो गया कि वो कैटायन में कन्वर्ट हुआ और उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अगर आप किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो आपको हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि एटम खुद एनर्जी निकाल के इलेक्ट्रॉन निकाले, नॉट एट ऑल पॉसिबल। एटम को कोई ना कोई अमाउंट में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकेगा। इसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं और आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। लिख लो, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। लिख लो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब है यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी,
यू हैव टू प्रोवाइड दी एनर्जी, आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तब काम होएगा, अदरवाइज काम नहीं होएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आया? अब देखो, किसी गैसियस एटम को जब आप एनर्जी दी तो वो कैटायन में कन्वर्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर फेंक दिया, इसी को आयनाइजेशन थेरेपी बोलते हैं, एंड इट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। समझ में आ गया? आपको ध्यान रखना है, ये वैसे लिखा हुआ है, पॉजिटिव का मतलब होता है वो एंडोथर्मिक है और नेगेटिव का मतलब होता है एक्सोथर्मिक, तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, ध्यान रखना, दिस इज एंडोथर्मिक कंप्लीटली।